कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो बेसिक कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। डेरिवेशन के लिए जैसे मान लो कि ये E1 E2 E3 ये हमने कनेक्ट किया था और उस पर जो है KVL का इक्वेशन लिखा था। KVL का इक्वेशन ए पॉइंट मार्क करके, ए पॉइंट यहाँ पे मार्क किया था, ये मार्क करके फिर यहाँ से करंट के डायरेक्शन में कुछ करंट, सिंगल लूप है, ये वन लूप है, तो जो भी करंट होगी वो सेम होगी। तो यहाँ से करंट मार्क करने के बाद इक्वेशन लिखा IR माइनस IR3, ये सब लिखने के बाद करंट के एक्सप्रेशन को सेपरेट किया। और अगर एक इक्विवेलेंट बैटरी कनेक्टेड होती जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता R इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट EMF होता E इक्विवेलेंट, तो उस सर्किट में भी करंट जो आती वो आता। अब सिंगल बैटरी है तो करंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसमें KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर डेरिवेशन में आता है ये क्वेश्चन तो लिख दोगे ऐसे, अप्लाइंग KVL इन दिस सर्किट एंड अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस सर्किट। KVL भी नहीं लिखोगे, किरचॉफ्स थोड़ा तमीज से लिख दोगे तो चेक करने वाला जो खुश हो जाएगा। तो इसमें क्या है आई। अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है इक्विवेलेंट सर्किट में, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकंड जो है वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट है दोनों सर्किट, तो करंट सेम होनी चाहिए। करंट सेम होनी चाहिए तो हम यहाँ से कंपेयर करके फाइंड करेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब ये कॉम्बिनेशन क्यों है, ऐसा कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि जो बैटरी, जैसे मान लो कि तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें रिक्वायर्ड है कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट चाहिए, बट मार्केट में जाओगे तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अलग अलग सेल्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है कि हम बैटरीज को कंबाइन करके जो हमारा टारगेट होता है वो EMF फाइंड करते हैं। क्योंकि जो भी सेल की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे होगी, एक स्टैंडर्ड यूनिट मैन्युफैक्चर होगा। ऐसा नहीं कि किसी के लिए एक बैटरी 10 वोल्ट का है, किसी के लिए 20 वोल्ट, ऐसे मतलब ऑन डिमांड नहीं है। तो इसलिए ये मेथड जो है बहुत ही प्रैक्टिकली यूजफुल है। तो अब इसमें इसमें हम अगर देखोगे तो नेट EMF फाइंड करने के लिए हम बैटरीज को ऐड कर दे रहे हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऐड करने से पहले तुम्हें ये देखना है कि जैसे जो भी ये तीनों बैटरीज कनेक्टेड हैं, ये तीनों बैटरीज करंट सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो कि हर बैटरी जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, दूसरे का फिर माइनस इसके प्लस के साथ कनेक्टेड है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बैटरी जिस डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाह रही है उसी डायरेक्शन में सारे ही करंट सेंड करना चाह रहे हैं। तो जो नेट EMF हमें मिलेगा, नेट EMF विल बी समेशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंसेस भी डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है। तो हम EMF तो हमारा बढ़ रहा है, टारगेट बढ़ रहा है, बट हमारा जनरली टारगेट ये भी रहता है कि रेजिस्टेंस कम से कम रहे। रेजिस्टेंस कम से कम रहने के पीछे लॉजिक क्या है कि हीट लॉस कम हो, पावर लॉस कम हो, एनर्जी का वेस्टेज कम हो। तो एक ड्रॉबैक सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है बट EMF भी इंक्रीज होता है। ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। अब इसमें जैसे मान लो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट कहीं पे नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे बैटरीज कनेक्टेड है इस डायरेक्शन में, E3 की पोलैरिटी को हमने रिवर्स कर दिया। E3 की पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये ऐसे E1 है, ये E2 है और E2 के नेगेटिव से E3 का नेगेटिव कनेक्टेड है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो अगर बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो इस इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इस इक्वेशन पे हम वैसे ही KVL लिखेंगे, बट यहाँ से समझ सकते हैं कि रिवर्स होगा तो क्या होगा, बस जो KVL लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा तो ऐसे केस में E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3। ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो तो सेम डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाह रहे हैं बट ये इसका अपोज कर रहा है। तो जो नेट EMF होगा E1 प्लस E2 माइनस EMF माइनस E3 होगा। बट जो लोग नींद में होंगे उनको ऐसा फील होगा कि ये भी क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R3, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रेजिस्टेंस को हम अल्टीमेटली किसी भी तरीके से कनेक्ट करें,
किसी भी तरीके से कनेक्ट करें, वो तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ा ही देगा। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा हम ऐसा कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे केवीएल का इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा जो है -I × R3 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो पोलैरिटी रिवर्स करने से ईएमएफ माइनस हो जाएगा, जो भी अपोज कर रहा होगा ये इम्पैक्ट आएगा, बट रेजिस्टेंसेस वो सीरीज वाले ही रेजिस्टेंसेस होंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, मेंटली उसको कैलकुलेट करके आंसर दोगे और उम्मीद है कि आंसर गलत दोगे। तो जैसे मान लो n सेल्स हैं, n सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ और सेम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, और ये सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए, n सेल्स है। इफ पोलैरिटी, क्वेश्चन जो आएगा इसी टाइप कहेंगे, इफ पोलैरिटी ऑफ 3 cells are reversed, 3 cells are reversed, 3 सेल को जनरल भी ऐसा हो सकता है कि m सेल्स रिवर्स हो गए, जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि जो रिवर्स पोलैरिटी है वो कम है, n जो है वो ग्रेटर है m से। 3 सेल्स मान लेते हैं अभी 3 समझने के लिए, 3 cells are reversed, then what is current in external resistance R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो अगर मान लो हमने n सेल्स यहाँ पे कनेक्ट किया, क्विकली इसको सॉल्व करेंगे, मेंटली तुम भी सॉल्व करते रहोगे। क्या किसी को ये फील हो रहा है या किसी को ये नहीं फील हो रहा है? n-m, हाँ, किसी को ये फील नहीं हो रहा है कि जो है n e -3e नो इक्वलेंट सर, और R इक्वलेंट इज इक्वल सर टू ऐसा नहीं, NR सर ऐसा नहीं होगा सर। -3 का सर वो ई होगा ना। है। हाँ, तो ये E कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n-3e। किसी को यस सर। कोई ऐसा कोई भी ऐसा जिसको ये फील ना हो रहा हो वो बताए। सर सर n-3e -3e। हाँ n-6 ही yes होगा। n-6e। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। सर हाँ ठीक है, सही बता रहा हूँ, सही है। सर आई हो जाएगा ne-6/nr। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, बस समझ गए कि इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो पोलैरिटी हम रिवर्स करेंगे वो खुद तो किसी काम का नहीं रहा वो बैटरी, और अपने साथ वाले को बेकार कर देगा एक और। मतलब अगर हम 3 सेल्स को रिवर्स करते हैं तो टोटल सेल्स जो वेस्ट हो गए वो 6 हो जाएंगे। यहाँ से 3 हमने कनेक्ट किए, 3 कनेक्ट किए, ये आंसर नहीं होगा। तो जो 3 कनेक्ट किए तो अब तो बचे n-3 एक डायरेक्शन में, और एक की डायरेक्शन 3 की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गई 3e, तो ये हो जाएगा n-6e। तो इसमें क्या हुआ कि अगर n सेल्स m सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स होती है तो कितने सेल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2m। तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वलेंट तो यही होगा, बट क्या R इक्वलेंट पे कोई चेंज होगा? नहीं, R इक्वलेंट तो सेम ही रहेगा। तो अगर एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी कनेक्ट करता है रेजिस्टेंस तो उसमें जो करंट हो जाएगी, करंट इज इक्वल टू इक्वलेंट ईएमएफ मतलब n-6e डिवाइडेड बाई R प्लस NR, ये हो जाएगा आंसर। तो हमेशा जो क्वेश्चन है वो पोलैरिटी, वो जो है पोलैरिटी रिवर्सल पे होगा। तो ये पोलैरिटी रिवर्स करने से 2 सेल्स जो है वेस्ट हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कि एक और क्वेश्चन है जिसके और भी एक्सटेंशन हो सकते हैं, ये जो है तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ऐसा अगर दिया हुआ है कि फॉर एनी सेल, और बोर्ड में श्योर शॉर्ट आएगा, V वर्सेस करंट, ये V जो है ईएमएफ नहीं है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ है ऐसा। 4
वोल्ट में है यहाँ पे, और ये करंट है, करंट है ये भी है 4, ये है 4, ये है 4। तो यहाँ से क्या ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हो इस ग्राफ को देख के? फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF and R। इक्वेशन याद करो टर्मिनल का, E माइनस आई आर। कभी भी करंट अगर सप्लाई कर रही कोई बैटरी तो वो होती है E माइनस आई आर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर तब होती है जब करंट जीरो होता है। करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट, तो यहाँ करंट जीरो है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है? EMF है। तो EMF की वैल्यू है 4 और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो इसी इक्वेशन में 0 4 करंट है 4 R, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। तो सेम EMF को फाइंड करने के लिए ग्राफिकली भी दिया जा सकता है, किसी बैटरी का या कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का EMF क्या है। तो ग्राफ से देख लेंगे कि जो जीरो करंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही EMF है, और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे जो करंट है वो मैक्सिमम करंट है। तो वहां से ये जीरो पुट करके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। पोलैरिटी, हाँ बताओ। सर हम इसे ऐसे नहीं कर सकते, tan थीटा इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू 4/4, ऐसे नहीं कर सकते? tan थीटा इज इक्वल टू V बाई आई हाँ 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 इज इक्वल टू 4/4, तो V वर्सेस I के ग्राफ में R प्लॉट करते हैं। कर सकते हैं, V बाई आई तो कर लेंगे, तो ये तो समझ में आ रहा है 4 है तो 45 डिग्री है, ये इक्वल इंटरसेप्ट है, ये 45 डिग्री है। बट tan थीटा V बाई आई तो उससे क्या आएगा? उससे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी इक्वेशन को यूज करना है। हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन थे। पोलैरिटी रिवर्सल वाला समझ गए होगे। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के अकॉर्डिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर ये तुम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तुरंत सॉल्व कर लोगे इसको अप्लाई करना सीख के, तो ये है 3 सेल्स हैं यहाँ पे, ये 3 सेल्स हैं, ये E1 है, E2 है, E3 है। तो इसको एक बार रिड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे पैरेलल के लिए। ये पैरेलल सेल्स हैं, सबका EMF डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी पोलैरिटी रिवर्सल को सोचोगे कि पोलैरिटी रिवर्सल होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। इसका EMF है E1 R1, ये है E2 R2, और यहाँ से थर्ड है 3 कंसिडर करते हैं, और इसका डेरिवेशन भी आएगा E3 R3। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये है R। तो यहाँ से जो है करंट, इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2, और इस ब्रांच में करंट है I3। तो अब ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अगर पोलैरिटी मान लो कि E2 की रिवर्स करते हैं, इसकी रिवर्स करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा माइनस हो जाएगा। इस ब्रांच में करंट आएगी I, और एक डिफिकल्ट इक्वेशन लिख लोगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिखेंगे हम। अब इसके बाद क्या करना है कि KVL अप्लाई करना है। KVL अप्लाई करना है कौन सा? एक लूप जो है यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 लूप्स हैं, तो 3 इक्वेशन हमें मिलेंगे। तो 3 इक्वेशन में एक लूप हम कंसिडर कर लेते हैं, ये बाहर जो जस्ट ये बाहर E1 के थ्रू होता हुआ और इस कैपिटल R के थ्रू जा रहा है। फिर ऐसे ही जो है E2 के थ्रू और कैपिटल R, और E3 के थ्रू कैपिटल R, ऐसा लिख लेंगे इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन हमें लिखना है। तो यहाँ पे KVL इन ABCD जो भी ये लिखा हुआ है, इक्वेशन हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, A से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट अगर मान लो ये मार्क किया हुआ है A, तो A से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा VA माइनस I इंटू R माइनस I इंटू R1 प्लस, यहाँ पे आएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इंक्रीज को लिख लेंगे प्लस E1
इज इक्वल टू VA। तो इसमें VA कैंसिल आउट हो जाएगा और I1 को सेपरेट एक इक्वेशन लिख लेंगे ऐसे, I1 इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस I डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू I1। ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर मैनर में इक्वेशन नंबर I2 भी आएगा, बस चेंज क्या हो रहा है, लूप चेंज हो रहा है। तो लूप चेंज हो रहा है तो I2 यहाँ पे I2 आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो है I2, और ये क्या हो जाएगा, E1 की जगह E2 होगा, R2 होगा माइनस IR बाई R2 होगा। सिमिलरली ये 3 के लिए भी हो जाएगा, E3 डिवाइडेड बाई R3 माइनस IR बाई R3 इज इक्वल टू I3। ये 3 इक्वेशन हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू E1 वाले टर्म हो जाएंगे E1 बाई R1, E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, माइनस कॉमन हुआ, माइनस ये I इंटू R डिवाइडेड बाई R1 बाई R2 बाई R3, IR कॉमन ले लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से इस स्टेप पे फोकस करना, लास्ट स्टेप है ये और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये कॉमन करने के बाद हम इसको ये मान सकते हैं कि अगर बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस का पैरेलल इक्विवेलेंट है। ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1/R1 है, 1/R2 है, 1/R3 ये क्या है, पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है तो इसी इक्वेशन को फर्दर लिखेंगे, ये क्वांटिटी जो है वो I के बराबर है। तो ये इक्वेशन कैसा होगा, I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 माइनस IR बाई R इक्वलेंट, वेयर 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। I वाले टर्म को कॉमन लेंगे, I वाले टर्म को कॉमन लेंगे तो I इसको इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, I वाले टर्म को कॉमन लिया, I से डिवाइड कर दिया, I से डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन हमें मिला करंट का। ये डिवाइड करने के बाद ये कॉमन लिया, R बाई R इक्वलेंट हुआ, डिवाइड हुआ, तो ठीक है, जगह रहो, लास्ट स्टेप। तो अब जो मेन सर्किट है, जो इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो कि E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इक्विवेलेंट का डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। अब कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, ये टर्म तो सेम है दोनों में, ये दोनों टर्म तो ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 इंटू R इक्विवेलेंट। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं याद करने वाले फॉर्मेट में, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इक्विवेलेंट EMF कि इक्विवेलेंट EMF अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। और 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं वही रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में किसी को? सर अगर कोई एक अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया तो तब क्या होगा सर? हाँ, 0 तो R को 0 ले लेंगे, R को 0 जैसे मान लो, बस जो डाउट है वो अभी देखो इधर समझ में आ जाएगा। हाँ सर ठीक। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो उसको 0 ले लेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे देखो इस सर्किट में समझाता हूँ। अब इस सर्किट को देखो, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये सोचो कि इसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है KVL KCL अप्लाई कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल क्या है एडवाइजेबल ये है कि इसमें तो 3 लूप्स हैं,
ये 3 लूप्स हैं, 3 लूप हैं तो हमें 3 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। तो 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग है, उसको नहीं करना है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम इसको नोडल से सॉल्व कर सकते हैं। नोडल से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 0 0 ले लेंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ पोटेंशियल लिख लेंगे सारा कुछ, और फिर यहाँ का एक अननोन पोटेंशियल मानेंगे। तो पहला इक्वेशन हो गया इसको सॉल्व करने का, केवीएल एंड केसीएल। प्रैक्टिस के लिए जो भी चाहे, पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए कर सकता है। इसके बाद हम इसको नोडल से कर लेंगे, वो भी इजी है, नोडल से भी ट्राई कर लिया। अब नोडल के बाद हमें क्या करना है कि इसको इक्विवेलेंट ऑफ सेल से ट्राई करना है। इसको अप्लाई करने लग गए अगर, तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन क्विकली हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये बैटरीज कनेक्टेड हैं, तो इसको हम देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस देना होना चाहिए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हम मान सकते हैं कि ये बैटरी है, इसका E1 है और ये इसका R1 है। अगर मान लो ये ऐसे भी दिया हुआ होता, मान लिया कि ये 5 है, ये 5 है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, तो भी हम इस पे सीरीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते। ये दोनों मिलके क्या हो जाते 10, और ये दोनों को कंबाइन करके हम बना देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक बैटरी और उसका ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम, सिमिलरली ये जो है 2 ओम, 4 ओम, और ये जो है 10। अब यहाँ पे देखोगे कि पोलैरिटी इसकी रिवर्स हो गई। पोलैरिटी रिवर्स होती है तो हम क्या चेंज कर देंगे, जो भी E3 है उसको -E3 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच, कि 10 ओम के थ्रू क्या करंट है, और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, जो भी है। तो करंट फाइंड करने के लिए अब इन 3 सेल्स को हम देखेंगे पैरेलल, और इनका इक्विवेलेंट तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन आर इक्विवेलेंट पहले फाइंड कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ये कन्वर्ट किया गया कि ये दोनों का पैरेलल, फिर उसके साथ 2 का पैरेलल सॉल्व करने के बाद आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 20/19, 20/99। अब 20/19 के बाद फिर हमें ई इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ई इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन में क्या यूज़ करेंगे, जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वेशंस क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 10/2 प्लस E2/R2 20/4 प्लस ये, अब पोलैरिटी रिवर्स है तो हो जाएगा -10/5। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, ये यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो भी है ये आ रही है कितनी, 8 आ रही है। तो हाँ, तो 8 इंटू 20/19, तो ये हो जाएगा 160/19। तो अब इक्विवेलेंट ईएमएफ को कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये सिंगल सर्किट हो गई, जिसका ईएमएफ हमें नोन है 160/19, और ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस 20/19 डिवाइडेड बाई जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 10 ओम, और यहाँ पे हम करंट इसमें अब फाइंड कर लेंगे। ये बताइए समझ में, फॉर्मूला के एप्लीकेशन प्लस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ ठीक है, नो सर। ठीक है। तो जैसे ये देखते हैं, जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है, जेईई एडवांस में भी आया है, कि जैसे मान लो कि ऐसा पूछा हुआ है कि व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच। ठीक है, व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच, 2 सेपरेट क्वेश्चन है, एक ही में आएगा तब तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा अलग। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है, इसमें करंट फाइंड करना है। तो ये 3 ब्रांचेस हैं, ये 3 ब्रांचेस का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का पैरेलल इक्विवेलेंट, तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस देखोगे तो ये जो है 6 है और ये 3 है। 6 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट होता है 2, और फिर ये 2 इस 2 के साथ पैरेलल में है, तो 2 2 का पैरेलल हो जाएगा 1, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। उसके बाद इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए
E equivalent divided by R equivalent is equal to E1 by R1 30/6 प्लस E2 by R2। अब ये देखो पोलैरिटी इसकी रिवर्स है, 6 की पोलैरिटी रिवर्स है, तो 6 को कर देंगे माइनस, तो -6 डिवाइडेड बाई 3, और फिर 10 और 30 सेम साइन के हैं, मतलब सेम साइड में सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो इक्वलेंट ईएमएफ आ जाएगा ई इक्वलेंट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ई इक्वलेंट 8 वोल्ट आ गया, तो इसको सिंपल ऐसे चेंज कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से इसको कुछ 2 ओम है जो करंट हो जाएगी। करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये तो बस उसी का एप्लीकेशन था। अब इसका दूसरा जैसे क्वेश्चन आ गया कि मान लिया कि हमें फाइंड करना है व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच। ध्यान से सुनोगे इसको, व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच। कि अब तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो HCV के एक्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे। ये है और ये 10 है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो 30, ये है 30, ये 6, 3, 10, 2 और ये 2। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन उससे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच। ध्यान से समझोगे, व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच। तो इस ब्रांच को छोड़ के हमारे ये 3 ब्रांचेस हैं, तो अगर हम इन तीनों को पैरेलल से रिड्यूस कर देंगे तो एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वो सिंगल बैटरी हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ये 6 और 3 को छोड़ दिया, और यहाँ पे एक सिंगल ई इक्विवेलेंट कनेक्ट करना है। ई इक्विवेलेंट पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, पोलैरिटी जहाँ पे इसका प्लस है तो यहाँ पे ऐसे इसका प्लस, और ये आर इक्विवेलेंट, तो ये हमें पता है कि ये 6-3। अब इस केस में अब तुम्हें ये डाउट होगा कि सर इसमें तो तीसरे वाले में जो है वो तो रेजिस्टेंस बैटरी ही नहीं है, फिर उसका पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जहाँ बैटरी नहीं है उसको क्या ले सकते हैं, ई की वैल्यू 0। यहाँ पे हाइपोथेटिकल बैटरी हम मान लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही है, तो यहाँ पे 0 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है। तो इसके केस में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 6-3 का 2, नहीं इसको छोड़ देना है, तो ये 6-2 का पैरेलल इक्विवेलेंट, 6-2 का 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1, और 1 और 6 का हो जाएगा 6 × 1 डिवाइडेड बाई 6 + 1, तो ये हो जाएगा 6/7। तो ये हुआ आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 6/7। ईएमएफ क्या होगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, E1 बाई R1, E1 बाई R1, E2 बाई R2, पोलैरिटी सेम है, प्लस प्लस कनेक्टेड है, 10 डिवाइडेड बाई 2, E3 बाई R3। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कोई बैटरी है नहीं, बट एक हाइपोथेटिकल हमने 0 मान लिया, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हुआ 5। तो जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आर इक्विवेलेंट, मतलब 6/7 × 10, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7। अब ये जो है 60 डिवाइडेड बाई 7, ये सर्किट फॉर्म हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 6/7, ये 3 और ये 6, और ये हो जाएगा 60। सर हाँ सर 70/6 होगा ना। 70/6 कहाँ पे, आर इक्विवेलेंट 6/7 है ना, और हाँ सर, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो पलट जाएगा ना। अरे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे ना, 6/7 आर इक्विवेलेंट से अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहे अच्छा, हैं × 10, तो 60/7। ये 2 बैटरी हैं, ये 2 बैटरीज हैं, इसमें अगर करंट फाइंड करना है तो करंट का आंसर हो जाएगा 60/7 + 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6/7। ये बताइए समझ में कि पोलैरिटी जहाँ यस सर। यस सर, पोलैरिटी Yes, sir. जहाँ पे यस रिवर्स सर, होगी वहाँ पे उसको माइनस कर देंगे, और जहाँ बैटरी नहीं है उसका ईएमएफ 0 ले लेंगे। और किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड करना है तुरंत इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे,
तुरंत इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे और वहां से जो है आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था पैरेलल Yes, sir. इक्विवेलेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मिक्स टाइप के हैं, रेजिस्टेंस, बैटरी, ये सारा कुछ है। तो जिसको केवीएल ओवीएल टाइम कंज्यूमिंग है, इससे जो है हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी जो है हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंस्ट्रूमेंट, कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। मीटर है, वोल्ट मीटर है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है जिसमें से कि एक्सपेरिमेंट भी हैं और उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जेईई और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उसको कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का जो है नोट्स सबको भेज दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, बट ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये बैटरी है, एक बैटरी कनेक्टेड है और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ई है, स्मॉल आर है, ये है कैपिटल आर, और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये जो हम यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये हम डेराइव करेंगे, यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो करंट इन द सर्किट तुरंत फाइंड कर लिया कि एक ही ईएमएफ है, ई डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस कैपिटल आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द पावर रेजिस्टेंस अक्रॉस स्मॉल आर। इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना हीट लॉस हो रहा है, तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर, आई की वैल्यू पुट कर दिया, पावर इन स्मॉल आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये हुआ पावर। अब इसमें ये पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, ध्यान से सुनो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर डेवलप्ड अक्रॉस स्मॉल आर इज मैक्सिमम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ये दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अक्रॉस, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझना है। फॉर व्हाट, क्यों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर पूछे, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर अक्रॉस स्मॉल आर इज मैक्सिमम, स्मॉल आर के अक्रॉस मैक्सिमम। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, वेरिएबल है आर। तो थोड़ा सा सोचोगे तो आर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे, यहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये डिनोमिनेटर में ही है। तो आर अगर इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगा। तो पावर मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी मिनिमम हो, और ये क्वांटिटी मिनिमम तब होगी जब ये आर की वैल्यू 0 हो। तो फॉर आर इक्वल टू 0 पावर अक्रॉस स्मॉल आर इज मैक्सिमम, पावर अक्रॉस स्मॉल आर इज मैक्सिमम। तो नेक्स्ट है जैसे, अब व्हाट इज द पावर अक्रॉस कैपिटल आर, व्हाट इज द पावर अक्रॉस कैपिटल आर। पावर अक्रॉस कैपिटल आर हमें फाइंड करना है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। ये क्वेश्चन आएगा इसमें से, पावर अक्रॉस कैपिटल आर, तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर। अब फिर से वही क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर अक्रॉस कैपिटल आर इज मैक्सिमम, किस केस में मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए डायरेक्टली हम नहीं बता सकते हैं, जो पावर का एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये
होमवर्क रहेगा इसको हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे। टाइम अपना जो है अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है। तो ये इस फंक्शन को, ये है पावर अक्रॉस कैपिटल आर, पावर अक्रॉस कैपिटल आर। तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक करोगे क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा, ग्राफ कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और मिक्स ग्रुपिंग में इसका एप्लीकेशन है। तो एच सी वर्मा के अभी सारे जो भी सर्किट वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। HCV के जो भी क्वेश्चन है सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक 40 क्वेश्चन तक ट्राई करोगे, अटेम्प्ट करोगे, ऑनेस्ट अटेम्प्ट। नहीं होगा तो बोला था कि कमेंट वाले में मेंशन कर दोगे कौन सा क्वेश्चन नंबर है। अभी आज के